हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि कृतिका भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 9वीं की। आज बात करेंगे कक्षा 9वीं की और जो बुक का नाम है वो है क्षितिज, भाग अ है, भाग 1 है। ये कंप्लीट करेंगे। ये बुक लेंथी है, इसमें कई सारे 17 पार्ट सम्मिलित हैं, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड दोनों आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि सेकंड ग्रेड की जब विज्ञप्ति आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स भरवाए जाएंगे 11 अप्रैल से, तो बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने। तो बहुत तेज़ी से चलो, बहुत तेज़ी से पढ़ो और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत डीप में जाकर करेंगे, ठीक है। हिंदी विषय पेपर सेकंड जिनका हिंदी विषय है उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रेमचंद के परिचय से। परिचय पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए, परिचय से आपको 2 लाभ होंगे। पहली बात तो बुक से एज इट इज़ प्रश्न बनेंगे, तभी तो बुक मेंशन की है ना, 9वीं से 12वीं तक की पुस्तक पढ़नी है। अच्छा, दूसरी ये बात कि आपका जो साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी मजबूत होता जाएगा। देखिएगा आप, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हाँ, इसमें से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी मजबूत हो रहा है। एक नोटबुक ले लीजिए, लेखक के जो भी परिचय हैं, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक जो भी उन्होंने लिखे हैं, आपको उन्हें लिखना है ताकि बार बार आपको पुस्तक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और पुस्तक से भी अलग मैं इसमें कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नोट डाउन करने होंगे। अच्छा, रीड के लिए भी ये उपयोगी रहने वाली है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, अब क्योंकि आप सभी जानते हैं पात्रता परीक्षा और जो हमारी मुख्य परीक्षा है, और मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जो सब्जेक्ट है वो भी आना है, तो उसमें आप लिटरेचर को भूल नहीं सकते हैं, वो आप ज़रूर इसमें ऐड ऑन कीजिएगा। और साथ के साथ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीड तीनों की तैयारियां इन बुक से हो जाएंगी, तो बेफिक्र रहिए, प्रश्न बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब इनके परिचय के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए, क्षितिज का भाग 1 है, जो हमारी जो प्रेमचंद द्वारा जो लिखा गया है, 2 बैलों की कथा। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे। देखिए, इनका जो जन्म होता है वो 31 जुलाई 1880 में लम्ही ग्राम में होता है। कहाँ होता है? 31 जुलाई 1880 में लम्ही ग्राम में, बनारस में। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ से भी बनेगा प्रश्न। मृत्यु आ जाती है इनकी 1936 में। पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव। वीडियो को पॉज कीजिए, एज इट इज़ आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए, पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद को जब वो उर्दू में रचना करते थे तो वो किस नाम से जाने जाते थे, तो नवाब राय के नाम से वो जाने जाते थे जब वो उर्दू में रचना करते थे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम वन लाइनर की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको ऐसे कैसे ही आपको याद करना है, ठीक है। हिंदी में प्रेमचंद का नाम रचना करते थे, भाई उर्दू में तो वो नवाब राय के नाम से रचना करते थे और हिंदी में करते थे वो प्रेमचंद के नाम से रचना करते थे, ठीक है। ये 2 बात आप लोग याद रखिएगा, और मेरे ख्याल से आपको याद हो भी चुकी है। और वास्तविक नाम जो था इनका धनपत राय पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है। 1898 में चुनार गांव में मास्टर की नौकरी की थी इन्होंने। देखिए, इन्होंने उपन्यास लिखा था, प्रेमा उपन्यास, और वो उपन्यास जैसे विधवा विवाह पर आधारित था। उस समय जो है, आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा ज़माना है, वो चेंज हो चुका है, बदलाव आ चुका है, सोच में भी बदलाव आ चुका है लोगों की सोच में। लेकिन उस समय स्थिति, उस समय की जो लोगों के जो माइंडसेट हुआ करते थे, वो उतने खुले विचारों वाले नहीं हुआ करते थे। तो प्रेमा एक उपन्यास जो प्रेमचंद जी लिखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या था, इसमें था कि विधवा विवाह के साथ में विधवा विवाह, ठीक है, ये इसका जो मर्म था वो इसी का था। तो प्रेमा उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1906 में होता है। प्रेमा उपन्यास का उर्दू में नाम क्या था, याद रखना, क्या नाम था? ये देखिए, हम खुरमाओ हम सबाब, ये नाम भी पूछा जा सकता है। प्रेमा उपन्यास का उर्दू में नाम क्या था? हम खुरमाओ हम सबाब, ठीक है। ये विधवा विवाह पर आधारित है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था, जब ये लिख रहे थे ये उपन्यास, तो जैसे कि इन्होंने अपनी पहली जो उनकी पत्नी थी उनका त्याग कर दिया था, और जब ये उपन्यास लिख रहे थे तो इन्होंने ये सोचा कि जब मैं ये उपन्यास लिख ही रहा हूँ तो मुझे समाज को मतलब दिखाने के लिए, या फिर समाज के सामने जो वो आईना पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो इन्होंने भी एक जो विधवा महिला थी उनसे विवाह किया था, ताकि जो ये लिख रहे हैं एक्चुअली वास्तव में ये उसको प्रोत्साहित भी करते, प्रेरित भी करते और उसको ऐसा मानते भी। सिर्फ लिखना और या यूँ कहें सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, उसको अपने अंदर अप्लाई करना भी होता है। तो इसीलिए इन्होंने शिवरानी जो विधवा थी उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था। इस उपन्यास के बाद उनसे विवाह किया इन्होंने, ताकि लोगों को लगे समाज में ये एक उदाहरण बन के सामने आ सकें। ठीक है। पत्रिकाएं इनकी पूछी जा सकती हैं, पहले भी पूछी जा चुकी हैं। देखिए, जो इनकी पत्रिकाएं हैं वो है माधुरी, हंस, जागरण और मर्यादा। ठीक है। माधुरी का पूछा जा सकता है कि प्रकाशन जो वर्ष है वो कब था, तो 1922 में लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। 1930 में बनारस से प्रकाशित हुई थी हंस। हंस एक मासिक पत्रिका है जो कि महीने में एक बार आती है, मासिक पत्रिका है। जागरण 1932 में प्रकाशित हुई थी, साप्ताहिक है ये कैसी है, साप्ताहिक, यानी कि वीक में, वीकली ये प्रकाशित होती थी, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, मनन द्विवेदी ने इनको कहानियाँ हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। पूछा जा सकता है कि किन्होंने, पहले तो ये उर्दू में लिखते थे, अब पूछा जा सकता है कि हिंदी में इन्होंने लिखने की शुरुआत की तो किन्होंने प्रेरित किया होगा, तो वो थे मनन द्विवेदी। कौन थे? मनन द्विवेदी। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरह के वन लाइनर एक पॉइंट टू पॉइंट लेकर आई हूँ, तो आप इनको नोट डाउन भी कीजिए, उनको बार बार रिपीट भी कीजिए, बार बार सुनिए भी। प्रेमचंद नाम किसने दिया? अब पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, हिंदी में तो ये प्रेमचंद के नाम से जाने जाते थे, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, लेकिन प्रेमचंद नाम इनको दिया किसने था? तो इन्होंने नाम जो दिया था वो दिया था दया नारायण निगम ने। दया नारायण निगम ने इनको नाम दिया था। अब ये संपादक थे जमाना पत्र, जमाना के संपादक थे दया नारायण निगम, तो इन्होंने इनको नाम दिया था प्रेमचंद। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी बन जाता है। देखिए, उर्दू कहानी संग्रह सोजी वतन, सोजी वतन 1908 में हुआ ये प्रकाशित, लेकिन अंग्रेज़ों ने ना इस सोजी वतन पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था 1912 में, क्योंकि इसमें लिखा ही कुछ ऐसा था, इस कहानी में था ही कुछ ऐसा जो लोगों के अंदर एकदम क्या कहते हैं, ज्वाला भड़का दे कि भाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने जो वतन है उसके साथ में उसके लिए जो इनको करना चाहिए, इसलिए लिखा था इन्होंने सोजी वतन, और अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इस उपन्यास में 1912 में, और ये प्रकाशित हुआ था 1908 में। तो पूछा जा सकता है कौन से कहानी संग्रह में इन्होंने अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाया था, तो सोजी वतन में। ठीक है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास थे, उपन्यास देख लो इनके। रूठी रानी, देखिए 1907 में लिखा गया, ये एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी उमादे। ठीक है, सुना भी है आपने, इतिहास में आप सुनते भी हैं, और नहीं सुना तो अब तो सुनना ही है। पेपर 1 पूरा भरा हुआ है राजस्थान जीके से, और रीट का जो अभी नया सिलेबस जारी हुआ है पूरा राजस्थान जीके आ चुका है उसमें। सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925 और कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन बहुत महत्वपूर्ण 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। मंगलसूत्र पूछा जा सकता है, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास था। कैसा था? अपूर्ण था, ये पूर्ण नहीं था। इसको जो पूर्ण किया था वो अमृत राय ने किया था। मंगलसूत्र उपन्यास को जो पूर्ण किया था वो किन्होंने किया था? अमृत राय ने किया था मंगलसूत्र। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनके नाटक के बारे में। नाटक संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, 3 नाटक। 1922 में संग्राम प्रकाशित हुआ, करबला हुआ 1928 में, प्रेम की वेदी हुआ 1933 में। ठीक है, संग्राम होता है कलकत्ता से
करबला होता है लखनऊ से, प्रेम की वेदी होती है बनारस से। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ऐसे के ऐसे ही आपको इसको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है। कहानी संग्रह कौन कौन से थे? प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा। इनकी अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। कौन सी कहानी मानी जाती है इनकी अंतिम? कफन। ये भी पूछा सकता है कि भाई जो इनकी अंतिम कहानी है वो कौन सी है? कफन। इनका कहानी संग्रह मानसरोवर शीर्षक से आए 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंड? 8 भाग में, 8 खंडों में प्रकाशित होता है कहानी संग्रह मानसरोवर शीर्षक से। ठीक है। कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय ने लिखी, और आप जानते ही हैं मंगलसूत्र को जो उपन्यास है वो पूर्ण भी अमृत राय ही करते हैं। कलम का मजदूर जीवनी है मदन गोपाल। प्रेमचंद घर में ये जीवनी शिवरानी जो विधवा विवाह इन्होंने किया था इनसे। ठीक है। ये एक कोटेशन है, ये महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है और पूछी जा भी सकती है, तो देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको, एक कथन था इनका, कोट किया था। देखो क्या लिखते हैं वो। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तो इस तरह का कथन पूछ लिया जाएगा और 4 आपको लेखक दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा राइट है। तो इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। ठीक है। यहाँ लेखक का परिचय होता है समाप्त। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को, और आराम से नोटबुक में अपना नोट डाउन कीजिए। अब मैं पाठ में जो परिचय दिया गया लेखक का उसके पास आपको लेके चलती हूँ। उसमें क्या है, उसमें इतना विस्तृत रूप नहीं है, जो मैंने आपको लिख कर दिया है ये ज़्यादा विस्तृत रूप है। तो उस पर डिपेंड मत होना कि सिर्फ उसी में से पूछा जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसको पढ़िए, याद कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपका साथ साथ इसी से मजबूत होता रहेगा। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। हाँ जी, ये देखिए, ये आपको लेसन में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पुस्तक खोल रखी है तो आप ज़रूर देखिएगा इसमें। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1921 आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद को इतना डीप में क्यों पढ़ा जा रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं, आप अगर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, अगर आपका जो बीए में अगर हिंदी साहित्य था, तो आप सभी जानते हैं, एमए में, बीए में, कि प्रेमचंद हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो क्या आप लोगों ने हिंदी में क्या खाक पढ़ा फिर? ठीक है। तो प्रेमचंद को बहुत डीप में पढ़ना होगा और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है, इसलिए इतना समय लगाकर पढ़ा जा रहा है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अभी बताया था मैंने, कहानी संग्रह जो है इनका है मानसरोवर में है, 8 भागों में है, याद रख लेना। प्रश्न ऐसे बनेगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके सभी के मैं आपको क्या बता चुकी हूँ, जो सन है वो बता चुकी हूँ, याद रखिएगा। चलिए, उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा, ठीक है, एक और था ना, हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। तो प्रेमचंद क्या मानते थे? प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, कलम को। ठीक है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। क्या रहा है?
ऐसा पूछा जा सकता है क्या रहा उनका मूल विषय। तो देखिए, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है ना। उनका जो मोटो, जो उनका मकसद था वो यही रहा था। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, बहुत रचनाएं लिखते हैं ये। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ये तो रहा कक्षा 9वीं का जो हमारी क्षितिज पुस्तक चल रही है उसका पाठ परिचय, लेखक का परिचय। इसमें इतना कम क्यों दिया गया है? देखिए, आप समझिए, ये कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है, 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको इतना ही मैटर पढ़ने को दिया गया है। आगे आप 11th-12th में आते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी पुस्तकें में जो दी गई है जानकारियाँ वो ज़्यादा हैं। तो ये 9वीं के विद्यार्थियों के मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन हमें इस पर डिपेंड नहीं होना है, हमें इससे ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, ना कि 9वीं और 10वीं की। ठीक है, देखो, 2 बैलों की कथा प्रेमचंद लिखते हैं। देख लो इसमें क्या है, थोड़ा सा पाठ परिचय हल्का फुल्का सा है, 4-5 लाइनों का, देख लेते हैं, फिर पाठ की ओर मुखर होंगे। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो पहला क्या है, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किस चीज़ का वर्णन किया है? तो कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन करते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। कि जो स्वतंत्रता है वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि 1921 में जब असहयोग आंदोलन से वो जुड़े तो उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। आज बोला जाए कि सरकारी नौकरी छोड़ दो तो बोलेंगे सरकारी नौकरी के लिए तो भागा दौड़ी हो रही है, सरकारी नौकरी के लिए तो आँखें, मतलब क्या कहते हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं ना सरकारी नौकरी के लिए, तो आंखें दुखाई जा रही है, कमर पीठ सब दुखाई जा रही है सरकारी नौकरी के लिए। और उस ज़माने में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी, किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ असहयोग आंदोलन, सिर्फ़ और सिर्फ स्वतंत्रता के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो जो इसका जो मूल है वो आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है, 2 बैलों की कथा। अब देखो, आपको समझ, इसका शीर्षक पढ़ो, 2 बैलों की कथा, आपको समझ में आ रहा है कि ये स्वतंत्रता पर आधारित होगी, इसमें आज़ादी के आंदोलन की भावना होगी, इसमें कृषक समाज तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। और बहुत साफ़ सुथरे शब्दों में लिखा गया है कि 9वीं से 12वीं, ठीक है, तक पुस्तकें पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रो हल्का फुल्का सा, जो इसका लेसन है वो बड़ा है, तो वो लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो वो बनने वाली है, लेकिन आज मैं इसको यहीं पर रोकूंगी बिकॉज़ आप लोग इसका जो लेखक का है वो परिचय पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और माइंड में बैठा लीजिए। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये जो है जानकारी याद रहेगी और परीक्षा में आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रेमचंद महत्वपूर्ण है, प्लीज़ 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 नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। चलिए, आज की जो कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कल 2 बैलों की कथा जो पाठ है वो पढ़ा जाएगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से शुरुआत की जाएगी, तो लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, बड़ा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो भी आपके संबंधी हैं उनको आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
क्योंकि वैकेंसीज अब दूर नहीं है, पास में ही है, उनको भी हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।